तो चलें आज का सेशन शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन होने जा रहा है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अपने काउंसलिंग में, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, अपने लाइफ के बैरियर्स बताना चाहते हैं, मुझसे सॉल्यूशन चाहते हैं कॉन्सेप्टर प्रीमियम में, वो 2 सालों के अंदर अपनी पर्सनालिटी से ये सारी चीजें हटाना चाहते हैं जो उनके हर्डल्स हैं। 8285894079 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ व्हाट्सएप करें और आप बोलें कि यस वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्टर प्रीमियम मोजांग सर के साथ। मुझे 2 साल तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। इनके पढ़ाने का अंदाज अगर आपको समझ में आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत खुला मंच है हमारा। आप देखिए मैं रोज क्लास लेने आता हूं और आप कहते हैं कि हाँ, कई बच्चे मुझसे बोला कि सर बहुत से टीचर्स को देखा पहली बार इतने जटिल टॉपिक, इतने कठिन टॉपिक समझ में आने लगे, बात सीधे दिल तक पहुंच रही है, दिमाग सोचना शुरू कर रहा है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8285894079 व्हाट्सएप करें, मेरे साथ अपना सेशन बुक करें और कॉन्सेप्टर प्रीमियम में 2 साल झोंक दे अपने आप को ऑनलाइन तैयारी के माध्यम से। तो चले शुरुआत करें। दोस्तों हम बात करते हैं 12 स्टेप्स की। चलो देखें जरा, जो कॉन्सेप्टर प्रीमियम है जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूं और जो हमारा गुरुकुल है कॉन्सेप्टर प्रीमियम, जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूं और मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूं उसके 4 डायमेंशन में। तो सफलता के 12 स्टेप्स होते हैं, इसमें से कोई भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। इसमें पहला स्टेप होता है, जरा मैं देखना चाहता हूं कितने लोग रेडी हैं, और मैं बार बार सालों से इस पे बहुत इंफेसिस करने आ रहा हूं। इस स्टेप के बिना तो यूपीएससी की जर्नी शुरू ही नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। और वो है, मैं आईएएस या आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं। अब आप कहेंगे साहब ये कौन सी बड़ी बात है। यकीन मानिए 80 बच्चों से ज्यादा मैं वीडियो कॉलिंग पर बात कर चुका हूं, मोर देन 80 स्टूडेंट्स पिछले 4 दिनों में, और एक ने भी मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया है। सिंगल एक स्टूडेंट ने। उनका ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, वो पापा चाहते हैं, पापा का सपना है। ठीक है, कल पापा का सपना बदल गया तो क्या करोगे। ठीक है, मन में एक इच्छा है, आग है, बट रियल रीजन आप खुद का नहीं जानते, आप दूसरे का रीजन दे रहे हो। मम्मा ने कहा है मुझे पापा के लिए करना है। मुझे आईएएस आईपीएस क्यों बनना है, मैं आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं। और यकीन मानिए कोई भी मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा। वो अपने सपने के बारे में बता रहे थे, अपने डिजायर के बारे में नहीं बता पा रहे थे। सपने और डिजायर में बहुत अंतर होता है। हमें जो हम सपने देखते हैं, सपने तो बदलते रहते हैं। आप बचपन में आईएएस थोड़े ना, पायलट बनना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे। तो धीरे धीरे उम्र बीतती गई, धीरे धीरे आपके सपने बदलते चले गए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं, बुरा मत मानिएगा, जो आते हैं सर आईएएस बनना है, 1 महीने के अंदर उनकी हालत खराब हो जाती है। वो टिक नहीं पाते हैं, वो गुरुकुल का अनुशासन फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि मैग्राम कह रहे हैं आईएएस माई चॉइस। चॉइस तो चॉइसेस तो बदलती रहती हैं। आज किसी को ब्लू शर्ट पसंद है, कल येलो शर्ट पसंद हो जाएगी। चॉइस क्या होती है, चॉइस किसे कहते हैं। चॉइस तो बदलती रहती है ना, कि आज मुझे ये पसंद है, कल मुझे वो पसंद है। आज मैं खाने में कॉन्टिनेंटल खाऊंगा, कल मैं इंडियन खाऊंगा। तो कल क्या अपना ये सपना भी बदल दोगे क्या। ये बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड में आपसे कह रहा हूं। आज मुझे सोचकर, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं पिछले 5 दिनों के मैं काउंसलिंग का आपको आउटपुट बता रहा हूं। जो मेरे साथ वीडियो काउंसलिंग में जुड़ रहे बच्चे, उनसे जब मैं एक एक चीज डेप्थ में पूछ रहा हूं, ये जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि वो आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते, वो दूसरे की चीज को बता रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहीं भी शायद ही कोई स्टूडेंट होगा, एक दो छोड़ दें, जिसके अंदर से वो बात निकल कर आ रही है। तो जब तक वो चीज, वो सपना तुम्हारा अंदर से नहीं निकल कर आएगा ना, तब तक तुम इसकी मुश्किलों से लड़ नहीं पाओगे। पहले फेलियर में क्रैश हो जाओगे, टूट जाओगे, सपना चेंज कर दोगे। और कई लोगों ने मुझसे कल एडमिट किया कि वो आईएएस की तैयारी शुरू कर रहे थे, अभी और एग्जाम देने लगे, क्योंकि उनको भय है कि उनका नहीं हुआ तो क्या होगा।
ये भय उन्हीं के ऊपर हावी होता है जिनको डाउट होता है अपने ऊपर, जो एक्चुअली तैयारी की शुरुआत ही गलत कर जाते हैं। ये पहला स्टेप है। और जब तक ये क्लियर, एकदम बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर नहीं होगा, मुझे आईएएस क्यों बनना है, मुझे आईपीएस क्यों बनना है। कोई कहेगा मैं देश सेवा करना चाहता हूं, एनजीओ ज्वाइन करो ना भाई, देश बदल देना चाहता हूं, गरीबी मिटा देना चाहता हूं। तुम प्रधानमंत्री हो, उनसे तो मिट नहीं रही है, तुमसे जरूर मिट जाएगी। ऊट पटांग से गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूं, आईएएस बनते देर पैसा कमाना शुरू। क्यों मैं कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जुड़ना चाहते हो 8285894079 व्हाट्सएप नंबर याद कर लो। अगर मेरे साथ वीडियो काउंसलिंग में जुड़ना है, राइट, तो क्यों बनना चाहता हूं, नहीं पता, गरीबी मिटाना चाहता हूं, देश बचाना चाहता हूं। एक गरीब को खाना नहीं खिलाया होगा कभी, तो क्या आईएएस बनने के बाद ही तुम गरीब की सेवा शुरू करोगे? जब कुर्सी मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, तब तुम्हें गरीब याद आएगा? याद आएगा गरीब? तब तो जिंदगी लग्जरी होगी यार, शॉपिंग करना, वो वाले मॉल जाना, वहां घूमने जाना, फ्लाइट की टिकट कराओ, तब तुम्हें गरीब दिखाई नहीं पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि तुम गरीब की मदद करना चाहते हो, अभी तुमने क्या किया कि इस गरीब बच्चे को तुमने टाइम निकाल के पढ़ा दिया, सोशल मीडिया से हट गया, रील्स देखने की बजाय तुम गए और 1 घंटा किसी बच्चे को एबीसीडी पढ़ा दिया। आता तो होगा ना तुम्हें, काका काका पढ़ा दिया। थोड़े से अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा के उसको किताब कॉपी दे दी जो कूड़ा बीनता हुआ बच्चा था या बच्ची थी। कभी किया मदद? कभी तुमने ये सोचा कि आज मैं आधा दिन उपवास रखूंगा और मेरे हिस्से का जो खाना है मैं किसी गरीब को खिलाऊंगा? करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, संसाधनों की कमी थोड़े ना हमारे पास। और हमारे शरीर में इतना फैट हमेशा रहता है कि एक दिन हम आधा दिन ना खाएं, उपवास करें, तो हमारे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि फायदा ही होगा। लेकिन उस गरीब को खाना मिल जाएगा 2 टाइम का, केवल आपने लंच और डिनर जो है स्किप कर दिया। तो नहीं साहब, हम आईएएस बनने के बाद गरीबी दूर करेंगे, अभी अभी तो हम अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं। सर जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं वो केवल एक शेख चिल्ली के सपने हैं, और मैं बहुत फैक्ट पे बात करता हूं। आप पूरे टाइम, मैंने बहुत लोगों से बात की, मोस्टली हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये जितने स्टूडेंट हैं उनको यही चीज नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन ये तुम्हें पता चल गया कि बाय हार्ट, बाय ट्रूली, अपनी आत्मा से जब आपका ये प्रश्न आ गया कि मुझे आईएएस आईपीएस क्यों बनना है, सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करनी है, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये बात आप याद रखिएगा, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो फर्स्ट स्टेप मोस्टली लोग स्किप करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। और प्रैक्टिकल ग्राउंड में मैं बात कर रहा हूं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें आईएएस क्यों बनना है। पापा का सपना था, मन में इच्छा थी, रील देख ली, आईएएस की पावर जानना चाहते हैं, और एक आध जो है वो सोशल कर लिया कि गरीबी हटा देंगे, बच्चों की मदद कर देंगे। अभी तुमने क्या किया? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं, अब मैं क्यों कह रहा हूं ये, मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल में, आप भी मेरे से बात कर सकते हैं, कुंडली निकाल के आपकी मैं दे दूंगा। ये जो ड्रीम्स हैं वो एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। आप सपना देख रहे हो गरीबी दूर करने का, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो जरूर मुझे लाइक भेजना, अगर मैं दिल से बात कह रहा हूं। सर मैं गरीबी दूर करना चाहता हूं, बताया तो। सर मैं शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता हूं, लोग आते बोलते हैं आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, मैं सर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता हूं। तुम यार अपने अड़ोस पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हो आधा घंटा, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। और ये जाकर तुम सोशल मीडिया पर आधा घंटा 1 घंटा बता रहे हो, पोस्ट लाइक कर रहे हो, अपना मैप के साथ फोटो लगा रहे हो, फोटो के साथ हैशटैग्स लगा रहे हो, कितने लाइक्स आए उनको शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, और तुमने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, दुनिया भर की बातें कर रहे हो तुम। आधे घंटे उसको पढ़ाना था, नहीं पढ़ा पाए। ये जो सेगमेंट है, ड्रीम्स कन्वर्ट इनटू एक्शंस, ये सबसे मुश्किल काम है। हर कोई देश के कोने कोने में, हर लड़की लड़का सपना देख रहा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। मेरी बात समझ में आ रही तो जरूर लाइक भेजना, कमेंट जरूर करना। लेकिन वो सपने को एक्शन में कि हाँ हम कर रहे हैं, वही नहीं कन्वर्ट हो रहा है। और जो इसको कन्वर्ट कर दे, बस हो गया सिलेक्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी है सिलेक्शन। मानते हो कि मैंने दिल को छुआ है,
तुम भी सोचते होगे यार आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, भाई लगातार एक हफ्ते तक जो है लगातार 12-12 घंटे पढ़ेगा, देखना ये सिलेक्शन होगा। पहले दिन 4 घंटा पढ़े, कमर की ऐसी तैसी हो गई, बोर हो रहे हैं, 36 बार मुंह ऊपर उठा के देखा, नहीं 12 घंटा नहीं, 6-6 घंटा शुरू कर ला, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, वो आंखों से चिंगारी निकालने वाला कोई टीचर मिल जाए, उसकी रील्स देखते हैं, और कुछ आग लगने वाली बात होगी तभी आगे बढ़ेंगे। कल एक कोई स्टूडेंट आई तो उसको उसके किसी रिलेटिव ने ज्ञान दे दिया कि 3 साल तो बेसिक बनाने में लगते हैं यूपीएससी में। मैंने कहा 3 साल बेसिक बनाने में लगता है तो एडवांस बनाने में बुढ़ापा आ जाएगा, तब तक तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। कैसी कैसी राय आप लोग दे रहे हो एक दूसरे को। तो यहां तो गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेड मिसाइल्स फायर हो रही है धाए धाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको तुम कहते हो कि सर पापा का सपना है आईएएस बनने का, मेरे अंदर जील है आईएएस बनने की, तो ये तुम्हारा सिर्फ सपना है, ये तुम्हारा डिजायर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्यों करना है, क्योंकि जब सपने एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तभी वो तुम्हारे होते हैं। एग्री और नॉट एग्री? एग्री ना? यही है सबसे खास बात। सो पहला स्टेप, टेक योर टाइम। जहां पे भी आपको दिक्कत है, सर नहीं समझ पा रहे, हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू एक्शन। जैसे हमारे गुरुकुल में हम पर्यावरण पढ़ते हैं, लेकिन फिक्स कर दिया हर बर्थडे पे एक पेड़ लगाना है हर बच्चे को। सो वी ट्राई टाइनी थिंग्स। जैसे हमारे मंदिर है बगल में, तो बच्चे भंडारे में जाते हैं, जाकर सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। संडे को जनरली वो अपने एक खाने का आधा हिस्सा वो जाके गरीबों को दे देते हैं। ये करते हैं वो, क्योंकि जब तक ड्रीम्स के साथ एक्शन रियलाइज नहीं होगा काम नहीं चलेगा। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, हमारे यहाँ वाटिका है एक गुरुकुल में, तो बच्चे वहां पेड़ लगा रहे हैं, कम से कम मैं समझ लो कि 100 भी पेड़ लगा दिया तो मैंने अपने नेचर को कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना कंट्रीब्यूट किया। और अभी तक हम आराम से जो है वो 120 के ऊपर के पेड़ लगा चुके हैं, विच इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द नेचर। हमारे बच्चे जैसे कुछ छोटे छोटे काम, गर्मी बहुत थी, हीट वेव चल रही थी, तो हमारे बच्चे ने क्या किया, मिट्टी की प्लेट्स खरीदी और जगह जगह जाकर वो चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए पानी रखना शुरू किया। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा भाई। आप एक सोच को एक्शन में कन्वर्ट करें, कितने जानवरों की जान बच गई होगी। उतनी गर्मी चल रही थी, वो छोटे छोटे प्लेट संडे को जाके और रखता था, पानी भर देता था। यही आप सोचिए, हम कितनी बड़ी जनसंख्या वाले देश, अगर हम छोटे छोटे एक्शंस लें तो हम कितना बड़ा मिराकुलस चेंज कर सकते हैं। हम बड़े चेंज के इंतजार में बैठे रहते हैं, जबकि हमारी पावर ही छोटे छोटे चेंजेस हैं। किसी एक बच्चे को पढ़ा दिया, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे पढ़ जाएंगे। एक स्टूडेंट ने एक बच्चे को पढ़ा दिया, हो गया काम। एक बच्चे की जिंदगी में एक कॉपी दे दी, थोड़ा सा अपना पैसा बचाकर, एक कॉपी 10 रुपए 20 रुपए की, एक पेंसिल दे दिया। और ये जो जॉय ऑफ गिविंग है ना, ये बहुत पावर देती है। जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन ढूंढते रहते हो, इसकी जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें किसी ने रियलाइज नहीं कराया कि तुम कितने छोटे छोटे चेंज कर सकते हो। आईएएस बनने के बाद चेंज थोड़े ना होगा, आप ये चेंजेस खुद लेकर आ सकते हो। यही मेरा मेथड रहेगा पूरे 2 साल। मैंने इसीलिए कहा कि मेरे साथ पढ़कर आप ये चेंजेस अपने जीवन में लेकर आओगे, छोटे छोटे काम करोगे और फील करोगे कि तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं। यू आर मोटिवेशन इटसेल्फ। आप खुद में एक मोटिवेशन हो, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल हो। सो ये जो पहली चीज है वो यही है। अब दूसरी चीज क्या है, तो ये मुझे बताओ किसका ये रेडी है? दूसरा चीज है सिलेबस। सिलेबस एनालिसिस। कल एक बच्ची आई और कह रही है वीडियो कॉल में कि सर मैं सिलेबस याद करती हूं, याद ही नहीं होता है। मैं सिलेबस याद करती हूं, याद ही नहीं होता है, भूल जाती हूं। तो वो कॉन्सेप्टर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहती थी। एक हमारा वीडियो सेशन पे इंटरव्यू होता है। मैंने कहा याद क्यों करना? बोले फिर। मैंने कहा सिलेबस का एनालिसिस होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? विश्लेषण किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? विश्लेषण किसे कहते हैं? छोटी सी चीज है, जरा मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? विश्लेषण किसे कहते हैं?
अब उसने कहा सिलेबस याद कर रहे रट रहे, हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं। सिलेबस कोई रटने की चीज है? सिलेबस तो भाषा है। यूपीएससी और आपके बीच में, यूपीएससी और आपके बीच में कम्युनिकेशन है। दिस इज द कम्युनिकेशन। ये पूछ रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए, आप कह रहे हैं सर मैं ये डिलीवरी करूंगा। तो जब तक ये भाषा नहीं समझ में आएगी, एक कोई दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है, एक दूसरे लैंग्वेज बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है सिलेबस जो है, यूपीएससी और आपके बीच में, कैंडिडेट के बीच में कम्युनिकेशन है। वो इसमें छुपी हुई बातों को कहता है कि देखो ये मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे ऑफिसर्स ऐसे चुनने हैं जिनके पास ये नॉलेज है, और इसने थोड़ा छुपा के रख दिया। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन है। वो कह रहा है कि ये जो लाइनें लिखी हैं, ये जो मैंने सिलेबस की लाइनें लिखी, इनके बीच में कुछ है, इनके बीच में पहुंच गए, बिटवीन द लाइन अगर तुम चले गए, बीटीएल तुमने कर लिया, तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इतना तक स्टूडेंट जाता ही नहीं, टीचर ले भी नहीं जाता। सीधे हर कोचिंग में होता चलो आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आज ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई, बता तो दो मेरे को। तो ये जो बीटीएल है, बिटवीन द लाइन, ये कोई नहीं बताता। ये अगर तुम समझ गए तो यूपीएससी के साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस थोड़ा और आसान शब्दों में समझाते हैं, क्योंकि कल मैं उस बच्चे के क्वेश्चन से शॉक्ड रह गया। उसने कहा कि सिलेबस याद करने की कई बार कोशिश की, याद नहीं हुआ। सिलेबस याद कर रहे हो, मगअप कर रहे हो, उसकी सारी बातें तो उन लाइनों के अंदर छुपी हुई जो सिलेबस में यूपीएससी ने दिया ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूं इतने दिनों से, मैं आपको एक एक चीज खोल के दिखा रहा हूं। एक अवसर है, तो अवसर के अंदर क्या चीज है, सशक्तिकरण शब्द का क्या मतलब? एक है कि नारी सशक्तिकरण, रट लिया। आज मेरा स्टूडेंट जिसने भी मेरी अभी तक सारी क्लासेस देखी होंगी, आज ही उसको समझ में आ चुका होगा कि वुमेन पावरमेंट यूज क्यों नहीं करते, इंपावरमेंट यूज क्यों करते हैं। गरीबी क्या है? गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी वंचना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का ना होना है। डेमोग्राफी क्या है? अवसर किसे कहते हैं? वैल्यू एडिशन क्या है? संसाधन क्या है? छोटे छोटे शब्दों को मैंने आपको समझाया, इसके प्रभाव क्या होते हैं। और जिस दिन तुमने ये मेथड अपना लिया, उसी दिन से तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिराकुलस चेंज होने जा रहा है। मिराकुलस चेंज होने जा रहा है। अब सवाल है, आप में से देखो कई लोग बता ही नहीं पा रहे हैं, कमेंट करिए प्लीज। एनालिसिस किसे कहते हैं? विश्लेषण क्या होता है? और ये हम सिलेबस को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया, दूसरा स्टेप मिस नहीं होगा। सिलेबस मिस, सब कुछ मिस। तीसरा स्टेप भी आज बताकर जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। थर्ड स्टेप इज नोन एज, अगर यूपीएससी में जाना है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे, सिलेबस और पीवाईक्यू कर लो, 50% तुम्हारी जंग जीत लिया तुमने। पीवाईक्यू कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर ली, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में यूपीएससी का राज छुपा हुआ है। अगर टीचर ने सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू करा दिया, तो आप ये समझो आपने जंग जीत ली दोस्तों, जंग जीत ली। 50% वॉर आप जीत गए। अब आपको सिर्फ चलना है उसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली स्टूडेंट पीवाईक्यू करते ही नहीं है, कुछ लोग तो तैयारी ही करते फेल होने के लिए। तो मेरा स्टूडेंट ये नहीं करेगा। थर्ड स्टेप इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अगर आप नहीं अभी कर पाए हैं, तो फ्री में इसकी वीडियोस पीवाईक्यूज की मेरे ऐप पर अवेलेबल है, ओजांक ऐप पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको 12 स्टेप जो बता रहा हूं, तो कॉन्सेप्टर और गुरुकुल में तो ये 12 स्टेप हम एक एक करके पीट पीट के भी हम कराते हैं। मेरे साथ तो आपकी अगले 2 साल बहुत रिगोरस ट्रेनिंग होगी। एक जो शानदार पर्सनालिटी जिसे कहते हैं वो निकल कर आएगा, एक सोच निकल कर आएगी। लेकिन अगर आप कहीं और भी हैं, तो आप ओजांक ऐप पर, ये फ्री आपको पीवाईक्यू है। ये थर्ड स्टेप है। एक भी स्टेप अगर आपने छोड़ा, तो आप फिसल कर फिर जीरो पर आ जाओगे। सो दिस इज द पीवाईक्यू। अगर आप 8285894079 पर व्हाट्सएप भी करोगे और बोलोगे प्लीज प्रोवाइड मी फ्री पीवाईक्यू क्लास, प्लीज प्रोवाइड मी फ्री पीवाईक्यू क्लास, व्हाट्सएप करिए आप इस नंबर पर। और व्हाट्सएप करके आप दो चीजें पूछ सकते हैं, मुझे फ्री पीवाईक्यू की क्लास दीजिए, टीचर पढ़ा रहा है, एक एक क्वेश्चन को उसने एनालाइज किया, निचोड़ कर निकाला है, तो मुझे ये फ्री पीवाईक्यू की क्लास दीजिए, नंबर 1।
और मुझे ओजांग सर के साथ कॉन्सेप्टर या गुरुकुल में जुड़ना है, मेरी काउंसलिंग, वीडियो काउंसलिंग कराइए। आपको ये दोनों सेटअप यहां पर मिलेंगे। 8285894079 कर दिया मैसेज। तो ये फ्री वीडियो आपको मिलने जा रही है, आज का गिफ्ट है ये। और ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं, एक भी स्टेप आपको नहीं छोड़ना है, एक भी स्टेप नहीं। तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, इस पर विचार करिए। अगर आपको ये नहीं पता कि सिलेबस एनालिसिस, अब देखो एनालिसिस का मुझे कोई सही से बता ही नहीं रहा है। प्रीति ने लिखा है कि क्या लिखा है, कशक ने, छोटे सेंटेंस को विस्तार करना एनालिसिस होता है। बिल्कुल उल्टा और बिल्कुल गलत। छोटे सेंटेंस को विस्तार में बनाना एनालिसिस होता है, बिल्कुल गलत। मुझे तो कई बार ये आश्चर्य होता है कि आप गलत चीजों के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपके किसी टीचर ने जिम्मेदारी नहीं ली इस बात की कि आपकी गलतियों को सुधारे। जबकि एक आईएएस टॉपर ने कहा था, उससे इंटरव्यू पूछा गया कि आईएएस की तैयारी क्या है आपकी नजर में, उन्होंने कहा आईएएस की तैयारी कुछ और नहीं, अपनी गलतियों को जानना और उन्हें एक एक करके दूर करना ही आईएएस की तैयारी है। तो जो इंसान अपनी गलतियों को दूर नहीं कर पाएगा, अशुद्धियों को दूर नहीं कर पाएगा, वो यूपीएससी में वो जाकर खत्म हो जाएगा। प्लीज मुझे बताने की कोशिश करें, शाबाश, ट्राई करें। हो सकता है आपके पास एक अच्छा जो है वो विश्लेषण का इनपुट हो। विश्लेषण कैसे करते हैं, हाउ डू एनालाइज, शानदार चीज सिखाने जा रहा हूं। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं 8285894079, कितने लोगों को पीवाईक्यू की फ्री क्लास चाहिए, कितने लोगों को फ्री क्लास चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और फ्री क्लास ले लें। और जो लोग कॉन्सेप्टर प्रीमियम में मेरे साथ आना चाहते हैं वो कॉन्सेप्टर प्रीमियम में भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे पढ़ाने का तरीका समझाने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आश्चर्य की बात है कि आपको एनालिसिस शब्द नहीं पता। ये देखा आपने, क्या है मेरे हाथ में, पेन है एक, क्या है, पेन है। अब मुझे इस पेन का एनालिसिस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके छोटे छोटे हिस्से अलग करूंगा। अच्छा ये क्या है, अब ये क्या है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। ये कैप है, इसका ढक्कन, ये इसकी बॉडी है, फिर ये पेन की, क्या मैं देख रहा हूं, ये इसके अंदर एक रोलर, एक रिफिल है इसकी। तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। एनालिसिस ऐसे तो करते हैं कि आखिर ये है क्या पेन। अच्छा इसके अंदर देखूंगा, अरे इसके अंदर तो लिक्विड इंक भरी हुई है। अच्छा ये अंदर से हॉलो है, ओके। अच्छा इसका शेप सिलेंड्रिकल है, ओके। इसकी डिजाइन सिल्वर है, अच्छा वेरी गुड। इसमें चूड़ियां बनी हुई हैं, इसमें जो है वो खांचे बने हुए हैं जिसकी वजह से ये रोलर बंद होता है, ओके। अच्छा इस पे ये बड़ी अच्छी नक्काशी की गई है इसके उस पे कैप पे, ओके वेरी नाइस। अच्छा ये दबाने पे लॉक हो जाता है, इसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने किसी भी विषय को, ये मेरा कोई सब्जेक्ट है और मैंने इस सब्जेक्ट को एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, इसको खोल दिया जिसे कहते हैं। और एक एक टुकड़े को फिर मैंने क्या किया, ध्यान से देखकर इसके बारे में और जानकारियां इकट्ठा की। अच्छा इसका शेप सिलेंड्रिकल है, इसके कैप पे, इस पे जो है ये एक नक्काशी बनी हुई है, इसकी बॉडी पे जो है वो सांप जैसा डिजाइन बना हुआ है, ओके, जैसे सांप की स्किन होती है, ध्यान से मैंने देखा, ओके। ये इसका इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये गोल्डन कलर दिया हुआ है, बहुत अच्छा। इसका जो है वो रोलर इंक है। तो मैंने ये सब क्या किया, एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो एनालिसिस का मतलब होता है, बड़े ध्यान से समझो, एनालिसिस का जो मतलब होता है, छोटे छोटे हिस्सों में पहले तोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। आप एक साथ किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आप लोग रटते कैसे हैं, रटना भी सीखो। अच्छा ये क्या है, तो आप बोलोगे अरे सर ये पेन है। तो ये एनालिसिस नहीं है, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन रखी। इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के बीच में अंतर समझो। मैंने पूछा ये क्या है, आपने कहा सर ये पेन है, कहा था ना। लेकिन जब मैं इसका एनालिसिस करूंगा, अब ये ढक्कन है, ये बॉडी है, और अब क्या होगा, यही एक पेन तीन टुकड़ों में बट गया। ये क्या है, ये रिफिल है ना। ये इसका ढक्कन है, कैप है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी रिफिल है। अब मेरे लिए ये जो पेन था, जो एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना थी, जैसे आपने कहा सर क्या पढ़ रहे, इतिहास पढ़ रहे सर,
हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सर, प्लासी का युद्ध पढ़ रहे हैं सर, तो आप जब एनालिसिस करने की पावर सीख जाओगे तो आपके लिए ये पेन कई टुकड़ों में बट जाएगा और आप इसकी छोटी छोटी स्टडी करोगे। क्लियर है? जब माइक्रो लेवल पे हम किसी चीज की स्टडी करते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एनालिसिस। समझ में आया? और मजेदार बात है कि हम स्टूडेंट्स को ये आदत डाली ही नहीं जाती है, उन्हें इंफॉर्मेशन दिया जाता है ये क्या है, पेन है। तो आपको कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और इन टूटे हुए हिस्सों को फिर से क्या करना है, इसकी री स्टडी करना, एनालिसिस। दिस इज द फैक्ट। क्लियर हुआ? तो जब हमें यह आदत पड़ जाती है तो हमारे लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, हमें क्या होता है, सर कोचिंग में गए, सर हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्या पर्पस है? क्या पढ़ेंगे? कहां जाना है? कैसे डेवलपमेंट हुआ? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारे लिए जरूरी क्यों है? मैं तो हिस्टोरियन हूं नहीं, मैं तो यूपीएससी का एग्जाम। जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, आप रटना शुरू कर देते हो, आप पूरे पेन को एक साथ देखते हो। फिर नतीजा क्या होता है, यूपीएससी वालों को पेन से मतलब नहीं, उन्हें पता है, सबको पता है ये पेन है। वो तो इसके इनर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें सेलेक्ट नहीं, रिजेक्ट करना है। जो बच गया वो ऑफिसर बन जाता है। क्लियर है कि नहीं है? यही यूपीएससी है। और ये प्रोसेस हमें डे वन से कोई सिखाता ही नहीं है। हर कोचिंग में चले जाओ, हर जगह चले जाओ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री से इतने मार्क्स आते हैं। अरे मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? मेरा इंटरेस्ट तो डेवलप करो। मैं हिस्ट्री में क्या मुझे पहुंचना है, ज्योग्राफी में मुझे कहां पहुंचना है, क्या इसके फायदे होंगे, मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूंगा, एक ऑफिसर के रूप में मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम ध्यान नहीं देते हैं। ये हम ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से कुछ समय बाद कितने लोग होता है, एक दो महीने जोश में हम तैयारी करते हैं, किसके किसके साथ ऐसा हुआ, उसके बाद यही हमारे सब्जेक्ट हमारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। मतलब रोज लड़ाई लड़नी पड़ती, यार पढ़ लो यार, आज हिस्ट्री खत्म कर लेते हैं। बस मन में होता है खत्म कर लें। किसके किसके साथ हुआ कमेंट करके मुझे बताओ कि बस ये पॉलिटिक खत्म नहीं हो रही है यार, जल्दी खत्म हो। मतलब ऐसा लगता है सांस रुकी पड़ी है, खत्म हो जाए तो थोड़ी सांस आए। किसके किसके साथ ऐसा होता है? वो सभी लोग सावधान हो जाएं। उन्होंने सब्जेक्ट को कभी एनालाइज किया ही नहीं है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सो एनालिसिस जब तक करने की तुम्हारे पास पावर नहीं होगी, यूपीएससी कम से कम तुम्हारा नहीं है। बाकी कोई भी एग्जाम जहां फैक्ट पूछे जाते हैं उसको ज्वाइन कर लो। लेकिन जैसे अभी बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा अभी बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है रेलवे एनटीपीसी की, जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब है। देश की सबसे बेहतरीन टीम पढ़ा रही मात्र 299 रुपए में। तो इसके साथ भी जोड़ सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। रेलवे एनटीपीसी सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिनको फैक्ट रटना है, जिनको फैक्ट की जरूरत है। लेकिन यूपीएससी तो एनालिसिस मांगता भाई मेरे। तो देश का सबसे सस्ता एनटीपीसी रेलवे का जो बैच है उसमें आपका स्वागत है। मात्र 299 रुपए, ये उजांग आईएएस एकेडमी ही कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, हम शुरू करते हैं। क्लियर है? सो आज हमारा जो टॉपिक है, अब एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है, एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है। तो जितने बच्चे आज पीवाईक्यू थर्ड स्टेप, 12 स्टेप में पहला स्टेप क्या बोला था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 12 स्टेप में अगर एक भी स्टेप छूटा तो आईएएस नहीं बनोगे। तो पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप क्या बताया? कमान, मुझे कमेंट चाहिए, जिंदा लोग चाहिए, जोश वाले लोग चाहिए, ऑफिसर चाहिए। अगर खुद को ऊर्जावान नहीं रख पाओगे तो भीड़ को कैसे तुम मोटिवेट करोगे? वो जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा उसको कैसे मोटिवेट करोगे? कम ऑन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मुझे सबका कमेंट चाहिए। कीप इट अप, कीप इट अप। पहला स्टेप बार बार याद दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हें ये स्टेप्स चलने नहीं दिया जाता। जैसे किसी कोचिंग में पहुंचते हो, जो भीड़ में घुसाड़ देते, चलो भाई लगो पॉलिटी, लक्ष्मीकांत रटा देंगे। अरे क्यों पढ़ेंगे भाई, मेरे को बताओ तो। पहला होना चाहिए, मुझे आईएएस क्यों बनना है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। व्हाई आई वांट टू बिकम आईएएस आईपीएस ऑफिसर, बिल्कुल क्लियर। और मैं जब ये कह रहा हूं तो कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी है।
वो चीज जिस ड्रीम को तुम एक्शन में कन्वर्ट कर सको वो तुम्हारा टारगेट बनता है। कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सअप करो कि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे चीजें जो है समझनी है, राइट। और मैं कॉन्सेप्टर प्रीमियम को इसी तरीके से लेकर चलूंगा। चलिए नेक्स्ट मैंने स्टेप क्या बताया जल्दी से, कम ऑन। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सेकेंड स्टेप, कम ऑन, सभी जिंदा लोग मैसेज करें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात जानी चाहिए कि एक भी स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। सही स्टेप तैयारी करोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। सेकेंड स्टेप इज सिलेबस एनालिसिस, जो मैं रोज करा रहा हूं। और इसमें आज मैंने क्या सिखाया? एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मतलब पढ़ना नहीं होता है, रटना नहीं होता है। एनालिसिस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दो, इतने छोटे टुकड़ों में कि वो आसानी से समझ में आ सके, डाइजेस्टेबल हो सके, ताकि यूपीएससी के कठिन कॉन्सेप्ट को तुम निगल सको। शाबाश। थर्ड स्टेप क्या है? व्हाट इज द थर्ड स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप? थर्ड स्टेप आप अगर आप मिस करोगे तो बहुत दिक्कत होने जा रही है। व्हाट्स आवर थर्ड स्टेप? कम ऑन जिंदा लोगों, व्हाट्स आवर थर्ड स्टेप? वेरी नाइस, कीप इट अप, wonderful, wonderful, keep it up. And that's a PYQ, previous year question analysis, PYQs। तो PYQs अभी तक किसने नहीं देखा है? अगर आपको हमारे टीचर्स की PYQs देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, फ्री, टोटली फ्री। तो आपको व्हाट्सएप करना होगा 8285894079 और वहां मांगना होगा कि PYQ की फ्री क्लास की लिंक दे दीजिए या डायरेक्टली ओजान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। आप हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आप नहीं छोड़ेंगे। पीवाईक्यू क्या है? पीवाईक्यू से आपको इतना बड़ा अंदाजा लग जाएगा, अगर टीचर पीवाईक्यू करा दे, टीचर अपने एक्सपीरियंस को उसमें झोंक दे, तो जानते हो क्या फायदा है? आपको यह पता चल जाएगा क्वेश्चन आते कहां से हैं, क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि जानते हो यूपीएससी के बारे में स्टूडेंट क्या कहता है? यूपीएससी का एक और फुल फॉर्म है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ यूपीएससी का एक और फुल फॉर्म होता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। यानी इसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल है, भगवान जाने क्या पूछ लेगा। तो यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई क्वेश्चन आते कैसे हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फ्री पर अवेलेबल है। व्हाट्सएप कर देना 8285894079 पर, 8285894079। फिर से कह रहा हूं, कायनात ने, यस सर हमने किया है पीवाईक्यू, वंडरफुल। और अभी तो और क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके साथ भी आपको जुड़ना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत होशियार हैं आप लोग, वंडरफुल। तो अब भाई आज का मेरा टॉपिक है सिलेबस एनालिसिस। अब आपको समझ में आया कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों पढ़ा रहा हूं। ये एक सिलेबस, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा तुम्हें। बोले चलो भाई इंडियन सोसाइटी शुरू करते हैं, आज का क्वेश्चन लिखते हैं। अरे भाई मुझे बताओ तो सिलेबस है क्या, एनालिसिस तो करो, जोड़ो तो मेरी लाइफ से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, लिखो। शहरीकरण, शहरीकरण बड़ा प्यारा टॉपिक है। एनसीईआरटी का बैच ओजांक ऐप पर है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। ओजांक ऐप डाउनलोड कर लीजिए सारे के सारे लोग, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए 8285894079। और जो लोग मेरे साथ कॉन्सेप्टर प्रीमियम में या गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं वो भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है शहरीकरण, समस्या और समाधान। अरे शहरीकरण, समस्या और समाधान, ठीक है। ये अभी हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या नाम है? अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज। शहरीकरण, समस्या और समाधान। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। रेडी समझने के लिए? चलो भाई देख लेते हैं।
वंडरफुल। अब जरा देखो एनालिसिस कैसे करते हैं। अब आप क्या करोगे, शहरीकरण, समस्या और समाधान। ओजांग सर क्या करेंगे, मेरा स्टूडेंट जो होगा वो इसको अलग तरीके से देखेगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, व्हाट्सअप करें 8285894079, जो मेरे साथ कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जोड़ना चाहते हैं, गुरुकुल में जोड़ना चाहते हैं। अब मैं इसको एक बड़ी रहस्यमय चीज आपको बताने जा रहा हूं, बड़े मजेदार। जरा देखिए कितने लोगों ने एनालिसिस किया है। अभी हमने क्या कहा, अर्बन, एक शब्द होता है अर्बन और एक होता है अर्बनाइजेशन। टॉपिक यही है ना हमारा, शहरीकरण, शहर। तो यूपीएससी ने जो वर्ड रखा, बड़े ध्यान से, अब आप बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, मजा आने वाला है। यूपीएससी ने वर्ड यूज किया है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, और एक शब्द होता है अर्बन। तो यूपीएससी ने शहर की जगह शहरीकरण क्यों इस्तेमाल किया है, और बोला है इसकी प्रॉब्लम्स और इसकी रेमेडीज, यानी इसकी समस्या और इसका समाधान, इसके उपाय क्या होंगे। तो यूपीएससी ने, प्रॉब्लम तो शहर में होती है ना, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में अर्बनाइजेशन क्यों रखा है। जरा देखिए मेरे कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे सकते हैं। और अगर बात समझ में आए कि यार ये इंसान, एक छोटी छोटी चीजें जो हमारी आंखों के सामने से रोज गुजरती है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये हमें कॉन्सेप्ट पे लेकर आ रहे हैं, तो लाइक तो जरूर बनता है, एक हार्ट तो आज बनता है। बहुत देखो, पढ़ाते पढ़ाते पसीने से भीग जाते हैं। राइट, जल्दी से मुझे बताओ, यूपीएससी ने, और अगर अच्छा लगे हाँ यार हमने तो ध्यान नहीं दिया, यूपीएससी ने, प्रॉब्लम तो शहर में होती है, तुम्हारा पानी यहां बनता है, लेकिन यूपीएससी कह रहा है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, ये टॉपिक क्यों रखा है। तो शहर के बारे में बात करोगे तो अर्बन रखोगे ना। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी। वाई वी यूज वर्ड अर्बनाइजेशन, मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ, हाँ सर हमने ये दोनों शब्द सुने हैं, शहर और शहरीकरण। तो आप ऑब्वियस ही बात है, तैयारी कर रहे हो आईएएस की, जीएस पेपर 1 तो पढ़ा ही होगा, और तुम किसी ना किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे होगे। बहुत से लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हो, कल कहीं मुझे लोगों ने बताया कि हम फलानी जगह से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां के टीचर ने तो इतनी मेहनत की होगी ना, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी जगह पढ़ो, लेकिन आप सशक्त होकर पढ़ो, और आपको मेरे बोलने में मेरे दिल से आती हुई आवाजें दिखाई पड़ती होंगी कि ये इंसान बेपनाह मेहनत करता है। हमने तो इनसे पूछा भी नहीं, इन्होंने मुझे बता दिया, हाँ या ना। तो आपकी कोचिंग में आपको क्या बताया गया है, यूपीएससी ने इसको क्यों रखा। शहर को व्यवस्थित रूप देने का नाम शहरीकरण है। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप, सभी लोग कोशिश करें, वंडरफुल। इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। हमने दो शब्द सुने, बड़े कैजुअल सुन के निकल गए, इंफॉर्मेशन ले ली, नहीं इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी, काम आएगा जब आप एनालिसिस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। वेरी गुड, और लोग कोशिश करें, कोशिश करेंगे तभी तो मजा आएगा। वेरी गुड, कीप इट अप। शहर को शहरीकरण के रूप में विकास करें, शहरीकरण क्या होता है, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वेरी नाइस, चलो, शहर एक स्ट्रक्चर है,
एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, जहां पर 2/3 लोग, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, गैर कृषि कार्यों में इन्वॉल्व हो, 2/3 आबादी कम से कम, जिनके पास कृषि को छोड़कर अन्य प्रकार के रोजगार हो, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। तो ये शहर हो गया। शहर एक कॉन्सेप्ट है, एक नाउन के रूप में यहां पर। लेकिन अब जरा देखो, दिस इज अर्बनाइजेशन, जहां पर वर्ड हो जाता है जेशन। एक बच्चे ने बहुत सही जवाब दिया, वंडरफुल, शाबाश। उसका मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। क्या है ये? डायनामिक, ये गतिशील है। यानी शहर कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, स्थूल, ये स्टैटिक है। क्या है ये? स्टैटिक। जब हम किसी भी ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं, जहां 2/3 से ज्यादा आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, आजीविका के लिए अन्य क्षेत्रों पर डिपेंडेंट हो, लिवलीहुड के लिए, सो हम उसको स्टैटिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। बट जब हम इसके डायनेमिक रूप में देखते हैं, यानी कि लगातार ये जो है वो ग्रो कर रहा है, लगातार या तो डाउन हो रहा है, लगातार या तो बन रहा है या तो बिगड़ रहा है, यानी दैट इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। यानी हमें एक चलती फिरती जब हम अवधारणा को देखते हैं, सो दिस वर्ड कन्वर्ट इनटू अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, शहरीकरण। यानी शहरीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। यानी अभी ये किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा है, गतिशील प्रक्रिया है। अब जरा ध्यान से देखना, अब इसको और आसान भाषा में समझाते हैं कि मान लो इसका नाम शहर है, इसका नाम शहर है थोड़ी देर के लिए। तो शहर से शहरीकरण का क्या? ये स्टैटिक अपनी जगह पर है, ये रुका हुआ स्थिर है, ये एक मूर्त रूप है। अब शहरीकरण क्या होगा? और इससे दो शब्द क्यों निकल कर आए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और हमें उसका उपाय ढूंढना होगा, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज। अब क्या हुआ? इस शहर ने चलना शुरू किया, आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, भीड़ है आगे, धक्का मुक्की हो रही है, पॉकेट मारी हो रही है। इसकी किसी ने पॉकेट मार दी, किसी ने लंगड़ी मार दी, किसी ने गिर पड़ा, गड्ढे में पैर पड़ गया, सीवर लाइन में गिर गया। होता है कि नहीं होता? जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं सड़कों पर, तो हमारे साथ क्या होता है? ये हो सकता है गिर जाए, इसको किसी ने लंगड़ी मार दी है, धम्म से गिर जाए, हो सकता है इसको जो है वो चोट लग गई, किसी ने इसको जो धक्का मार दिया, रश हुआ, कहीं भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, पॉकेटमारी हो गई। तो क्या हो रहा है? इसके साथ कई घटनाएं हो रही हैं। तो जब शहर को हमने कागज पर बसाया कि दिस इज द 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कन्वर्टेड फ्रॉम द नॉन एग्रीकल्चर एरिया, कन्वर्टेड इनटू द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो क्या होगा? मूव करेंगे, गांव से शहर की तरफ आएंगे। तो वो क्या होगा? इस दौरान जब ये पलायन करेंगे, माइग्रेट करेंगे, जब वो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, यानी कृषि से गैर कृषि में जब वो जाएंगे, तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी ये प्रक्रिया क्या होगी? ये सेटल नहीं होगी। हम लोग कहते हैं ना कि ये सेटल होगी, नहीं, ये सेटल नहीं होगी, लगातार ये डायनेमिज्म की तरफ जाएगी। ये टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर, इस तरह से जो है ये इसके कई ग्रुप बनते जाएंगे। कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं पीने का पानी होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं रहने के लिए आवास होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं महंगा होगा, कहीं सस्ता होगा, कहीं पॉल्यूशन ज्यादा होगा, कहीं पॉल्यूशन कम होगा, कहीं सड़कें चौड़ी होंगी, कहीं नहीं होंगी, कहीं अपराध ज्यादा होंगे, कहीं नहीं होंगे, कहीं स्लम ज्यादा होगा, कहीं नहीं होगा। तो हर शहर अपनी एक खूबसूरती, अपनी एक बदसूरती के साथ होगा। मुंबई है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी तो मुंबई में है। दिल्ली है, देश की राजधानी, लेकिन दिल्ली को महिलाओं के लिए एक बहुत गंदे शब्द रेप कैपिटल के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। कई शहर ऐसे हैं जहां अभी भी अपराध बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट में आता है, तो नेवर सेटल का कॉन्सेप्ट यहां पे पकड़ लेता है। और जब ये मूवमेंट करता है, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर हम उस प्रॉब्लम्स को टाइमली डील करने का जो सेगमेंट होता है, उसको हम लोग उसकी रिमेडीज कहते हैं, कैसे होगा। और नहीं कर पाएंगे
तो अर्बनाइजेशन, रिवर्स अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लोग शहर छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं। दिल्ली में आप देखो तो दिल्ली में हालत बदतर होती चली, अब लोग वहां से भागकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आसपास के क्षेत्रों में चलते चले जा रहे हैं, सोनीपत हरियाणा में जा रहे हैं, दिल्ली छोड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली इतनी कंजेस्टेड, इतनी पॉल्यूटेड, अपराध वहां ज्यादा है, प्रशासन वहां कुछ नहीं पता चल रहा है। सो वो क्या हो रहा है, अलग अलग हिस्सों में भाग रहे हैं। तो रिवर्स अर्बनाइजेशन शुरू हो गया वहां पे। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन का मतलब हुआ कि दैट इज अ प्रोसेस, एंड द प्रोसेस को हमें स्टडी करना है। हमें अर्बन की डिफिनीशन नहीं चाहिए यूपीएससी में, द प्रोसेस यू नीड टू स्टडी। क्या पढ़ना है तुम्हें? तुम्हें इसकी प्रक्रिया पढ़नी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ये शहर है, कुछ अच्छी सड़कें बन गई, अच्छे स्कूल्स बन गए, अच्छे हॉस्पिटल्स बन गए, बन गया ना, लेकिन इसके आसपास के एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं है। यहां अच्छी कोचिंग हो गई, अच्छा एजुकेशन हो गया, सब कुछ हो गया यहां पे। अब क्या होगा, दिस एक्ट एज अ पुल फैक्टर। ये क्या काम करेगा? पुल फैक्टर, खींचेगा आपको। अब कोई यहां से भागकर यहां आएगा काम की तलाश में, किसी को आईएएस की तैयारी करनी, वो भागकर यहां आएगा, किसी को अच्छे जो है, अब मान लो पैसा कमा लिया, उसको अच्छी जगह शहर में रहना है, मॉल घूमना है, बिजली पानी का इस्तेमाल करना है, वो भाग कर आएगा। तो ये यहां से कई लोगों में क्या हो, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अपराध बहुत ज्यादा है, तो ये पुश फैक्टर का काम करेगा। रोजगार ही नहीं है, बाढ़ आ गई है, अपराध बहुत ज्यादा है, छेड़खानी बहुत ज्यादा है, तो उसको पुश फैक्टर, धक्का प्रभाव देगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो शहर है ये लगातार मूवमेंट करता रहेगा। क्या होगा, इसका एरिया बढ़ता चला जाएगा। जैसे दिल्ली, तो इतिहास में पढ़ोगे तो दिल्ली में कहते थे आलम से पालम तक दिल्ली, लेकिन आज वो एनसीआर हो गई है, नेशनल कैपिटल रीजन हो गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी कई हिस्से इसके अंदर शामिल कर लिए गए। तो ये जो चीजें हैं, अर्बन स्प्रॉल होता है यहां पे। तो ये प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहेगा। शुरुआत में यहां बहुत मजा आएगा, जो लोग शहरों में रहने आएंगे अपना फ्लैट लेंगे उनको बहुत, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती जाएगी और लोग आएंगे, फिर यहाँ पीने के पानी की कमी होगी, सड़कों पर कंजेशन होगा, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, जो ट्रैफिक जाम होगा, पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, जीवन की गुणवत्ता घटती जाएगी, जितना पैसा आप कमाएंगे वो लिवलीहुड में खर्च होता चला जाएगा, आपकी सेविंग खत्म होती चली जाएगी। धीरे धीरे जब ये भी सब हो जाएगा, स्लम्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जब स्लम्स पैदा होंगे तो अपराध बढ़ेंगे, ड्रग्स बढ़ेगा, युवाओं में जो है वो तमाम तरह की हिंसा बढ़ेगी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ेगा, फिर आपको यहां शहर से जो है मन करेगा यहां से हटकर कहीं और चले जाए। सो आप यहां से, जो पैसे वाले लोग होंगे ये किसी और अच्छे शहर की तरफ मूव कर जाएंगे, जहां उन्हें सुविधा है, जहां उनके पास एक और मकान खरीदने के पैसे है, जहां वो आज इजिली जा सकते हैं। आज देखिए जाकर दिल्ली के ज्यादातर जो पैसे वाले लोग हैं वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गए, जो दिल्ली में नहीं रहना चाहते। वहां कंजेक्शन, जरा सा पानी भरा, सड़कों पर पानी भर गया, गंदगी नहीं साफ हो रही है, अपराध बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो जहां पर सुरक्षा देख रहे हैं वहां मूव कर जा रहे हैं। सो अब वो कहीं और से मूव करके आए इस शहर में, इस शहर की जब कैपेसिटी खत्म होने लगी तो ये मूव करके कहीं और मूव करते चले जा रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब समझ में आया कि यूपीएससी अर्बन की जगह अर्बनाइजेशन वर्ड क्यों यूज किया। और जब प्रोसेस है तो हर बार कुछ ना कुछ नया होगा इसमें, हर बार इसमें कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, उनका समाधान होगा, और यही जो चैलेंज और समाधान है यूपीएससी को हर साल क्वेश्चन मिल जाएंगे नए नए। जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जैसे पराली जला के दिल्ली चोक हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है, जैसे पानी को बचाने के तरीके, जैसे सोलर, हर घर सोलर। तो सरकार को हर बार जो यूपीएससी उसको नए नए क्वेश्चन मिल जाते हैं। शहर में इतने क्वेश्चन नहीं बन पाए क्योंकि वो एक भौगोलिक धारणा है, एक आर्थिक धारणा है, एक बार जो हो गया सो हो गया, शहर की जो डिफिनीशन है वो हो गई, तो वो कैसे नए नए क्वेश्चन लेकर आएगा। सो उसने शहर वर्ड रखने की बजाय बड़ी चालाकी से शहरीकरण रख दिया। समझ में आया? अब शहरीकरण है तो ये प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा, डायनेमिज्म। आप भी आज कहीं गांव में मुझे सुन रहे, कल जैसे पैसा होगा तुरंत जाके राजधानी में रहोगे, जैसे नौकरी मिलेगी शहर में जाके रहोगे, भीड़ बढ़ेगी। तो आप अकेले थोड़े ना, कोई बिहार से आएगा, यूपी से आएगा, उड़ीसा से आएगा, आंध्रा से उस जगह पहुंचेंगे, फिर वहां पर लिवलीहुड कॉस्ट बढ़ती जाएगी, फिर वो आसपास का इलाका होगा। अब ये जब बढ़ता जाएगा, पेड़ काटे जाएंगे, खेत खरीद लिए जाएंगे। आपने देखा आपके सामने खेत के ऊपर बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, अर्बन स्प्रॉल होगा, धीरे धीरे सीवेज की प्रॉब्लम होगी,
धीरे धीरे पॉल्यूशन होगा, पानी डिप्लीट करेगा, पानी महंगा होता चला जाएगा। सो ये हमेशा प्रोसेस बना रहेगा। फिर दूसरा शहर बसेगा और दूसरा शहर बसेगा। क्लियर है? अब समझ में आया कि व्हाई दे पुट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन रादर देन अर्बन। कितने लोगों को यह बात पहले से पता थी और कितने लोगों को आज पहली बार पता चला कि यूपीएससी ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया और कैसे इस प्रोसेस में अर्बन प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम और रेमेडीज क्रिएट होती हैं। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? तो चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्टर में जुड़ जाइए। और जो लोग मेरे साथ कॉन्सेप्टर प्रीमियम या गुरुकुल में आना चाहते हैं, गुरुकुल की क्लासेस 7 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। 7 अक्टूबर गुरुकुल 2 ईयर का बैच नोएडा में 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप लोग इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ कॉन्सेप्टर प्रीमियम में इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए, शुरुआत होगी वाई भारत मैटर से, तो उसकी मैं डेली काउंसलिंग कर रहा हूं। जो मुझे अच्छे बच्चे मिल रहे हैं उनको मैं एडमिशन दे रहा हूं। कॉन्सेप्टर प्रीमियम 2 लेवल का बैच है, जीरो से हीरो का बैच, बिल्कुल जीरो से। जैसे आज आपको ये समझ में आया कि अर्बन वर्ड क्या है, गरीबी क्या है, सशक्तिकरण क्यों यूज किया, तो मेरे पढ़ाने का तरीका ही हैंडल विद केयर होता है। एक एक शब्द को ऐसा निचोड़ देता हूं कि आप अपने दोस्तों से जब पूछते होंगे तो उनको अमेजमेंट होती होगी। कोई है मेरा स्टूडेंट जो मेरे साथ पिछले 6-7 दिनों से पढ़ाई कर रहा हो और उसने अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछने शुरू किए जो आपसे पहले से पढ़ रहे हो। कोई है, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जाकर आपने पूछा कि ये कॉन्सेप्ट है। एक होता है इंफॉर्मेशन देना, जो उनके मास्टर साहब ने लिखा दिया उसको रट लिया। एक होता है कॉन्सेप्ट पे बात करना कि बेटा यार अर्बन वर्ड यूज क्यों नहीं किया, अर्बनाइजेशन वर्ड क्यों यूज किया, गरीबी क्या है और वंचना क्या है। गरीबी अगर पैसा होना ना होना गरीबी है, तो फिर ये वाले केस में इसको क्यों नहीं मिल रहा है। तो किसी ने किया अपने दोस्तों के साथ इमोशनल अत्याचार तो अगर आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, क्योंकि आपको चेक भी करना है, आपको भरोसा भी करना है कि हाँ मैं सीख रहा हूं। क्योंकि जब आपको ये फीलिंग आने लगती है कि यस आई एम लर्निंग, मजा आ रहा है, मुझे मुझे चीजें पता चल रही हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट करना शुरू कर देता है। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो फिर तो आप तो रॉकेट बन जाते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो मेरे साथ 2 साल का सफर है कॉन्सेप्टर प्रीमियम में और गुरुकुल में। तो ये जो डिसिप्लिन है वो हमारा मेंटेन रहेगा। और फिर से कह रहा हूं, आज जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उन्हें पीवाईक्यू करना चाहिए, तो वो पीवाईक्यू के लिए 8285894079 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और बोल दें, लिख दें कि प्लीज प्रोवाइड मी फ्री पीवाईक्यू क्लास ऑन ओजांक ऐप। ऐप डाउनलोड करके आप फ्री पीवाईक्यू क्लास देखना शुरू कर दीजिए। थर्ड स्टेप मिस नहीं होगा। धीरे धीरे करके मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स बताता रहूंगा। और जो अब आईएएस की तैयारी 2026-27 के लिए करना चाहते हैं, उनका कॉन्सेप्टर प्रीमियम में बहुत बहुत स्वागत है। क्लासेस अभी सिलेबस एनालिसिस के साथ साथ उनकी क्लासेस जो शुरू होंगी वो शुरू होंगी वाई भारत मैटर, एस जयशंकर सर की वो किताब जो आपको बदल के रख देगी। प्रियंका ने कहा आपकी हर क्लास ऑसम होती, थैंक यू सो मच। तो आज पीवाईक्यू देखेंगे आप लोग, यस या नो। और जो मेरे साथ कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़ चुके हैं, राइट, वो भी पीवाईक्यू देखना शुरू करें। 12 स्टेप होते हैं तैयारी के और मैं उन्हें 2 साल में इसी 12 स्टेप के साथ तैयार करूंगा। दिया ने लिखा मैंने सर पूछा था अपॉर्चुनिटी, उसको पता ही नहीं था। बिल्कुल नहीं पता होगा तो तुम्हें कैसी फीलिंग आई दिया कि मुझे पता है। अभी मैंने 5-6 दिन के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी वर्ड के बारे में सब, और सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं। आज आप किसी विद्वान से भी बात कर सकते हैं कि सर गवर्नमेंट के जॉब क्रिएट कर देने से जॉब क्रिएट नहीं होती है, हमें ये सभी डायमेंशन से एक साथ रखने पड़ेंगे। तो आज आप मेरे साथ समझ चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज कल की क्लास जरूर देखें। अब आपको समझ में आएगा कि लास्ट में सिक्योरिटी नहीं है और सब कुछ होने के बावजूद भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते। सो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जिसे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस,
एक होता है कि मैं आईएएस बनूंगा बनूंगा बनूंगा, मोटिवेशनल रील देख रहे हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस, यस आई नो द कॉन्सेप्ट। व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन कॉन्कर एनी एग्जाम। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस होगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये जो इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस होता है। एनसीईआरटी का बैच है 1499 में, चैप्टर बाय चैप्टर। इसके साथ आप जुड़िए। ये स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं 1499 चैप्टर बाय चैप्टर, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और देश का सबसे सस्ता प्रहार बैच प्री कम मेंस, बताता चलूं, प्रहार बैच देश का सबसे सस्ता, मात्र 3999 में। एक साल की पढ़ाई प्री कम मेंस मात्र 3999 में। आप सभी इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो हर दिन ये टेस्ट किया करो, कॉन्सेप्ट को समझो। अब सोचो, जो कल मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि आप अपने आप को सिचुएशन में डालो कि कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। आप सोच के देखो, टीचर ने एक नया डायमेंशन बताया कि हाँ यार, सरकार सब कुछ फ्री में अगर दे देगी तो जो उसको जॉब मार्केट, स्कूल कॉलेज उसको स्किल दे नहीं रहे, उसको जॉब मार्केट में काम करके स्किल मिलेगी। लेकिन अब जब मेंटल कंस्ट्रक्ट ऐसा है, कनेक्टिविटी नहीं है, बोले अरे 8-10 हजार की दुपल्ली में कहा नौकरी करोगे। हमारे पास लोग आते हैं और वो चले जाते, बोले अरे इससे ज्यादा तो हमारे घर में किराया जाता। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई 2-3 साल बाद मेरी एक्सपीरियंस जब बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं कहां जा सकता हूं। सो अनेबल टू इन्वेस्ट। कॉलेजेस आपको स्किल कर नहीं रहे, आप स्किल सीखना नहीं चाह रहे हो, सरकार इधर आपको फ्रीबीज दे रही है, मुफ्त में चीजें दे रही है, आप फंस गए। तो भारत जो है स्किल गैप कंट्री बनता चला जा रहा है। आप सोचो आपने क्या सीखा है, बड़े बड़े रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद आप ये बातें कर पाओगे। सो दिस इज द बेस्ट वे हाउ टू लर्न यूपीएससी। यूपीएससी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, बियॉन्ड द लाइन जाकर आपको सोचना पड़ता है, और यही मैं लगातार करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जुड़े रहिए, ये जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पे कॉल कर सकते हैं। और प्रहार बैच प्री कम मेंस का बैच है मात्र 3999। जी हाँ, देश का सबसे सस्ता बैच है। तो अगर आप इसके साथ भी एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रहार या एनसीईआरटी प्री कम मेंस, एक साल का पूरा बैच है मात्र 3999। हर वो व्यक्ति जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। सो आपको करना क्या है, अगर आप प्रहार बैच या एनसीईआरटी बैच में जोड़ना चाहते हैं, ये रहे नंबर, इस पर कॉल कर लीजिए 8750711100, 8750711122, 8750711133 या 8750711144। ये रहे नंबर। तो प्रहार बैच देश का सबसे सस्ता बैच है। किसी भी एकेडमी के पास एक साल का प्री कम मेंस बैच ये नहीं है। अगर आपको पैसे की तंगी है, आपको समस्या है और आप आईएएस का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हमने सीखा 3 स्टेप। आज हमने सीखा एनालिसिस, आज हमने सीखा अर्बनाइजेशन प्रोसेस, और पीवाईक्यू की क्लास आप सभी को देखनी है। ठीक है, तो पीवाईक्यू की क्लास आपको कैसे मिलेगी। पीवाईक्यू आप स्किप करेंगे तो आप यूपीएससी की भाषा नहीं पकड़ पाएंगे। तो फ्री पीवाईक्यू की क्लास कहां मिलेगी, 8285894079 पे व्हाट्सएप करना है, लिंक लेना है या काउंसलर से बात कर लेना है फ्री पीवाईक्यू के लिए। सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं, क्या ये इतने समय प्रिपरेशन कर सकते? बेस्ट टाइम है। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई डाउट है आपके करियर को लेकर, तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम आफ्टर 12th बैच ही है। ये ग्रेजुएशन के साथ चलने वाला बैच है। 8285894079, ये रहा इसका व्हाट्सएप नंबर। आप मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रहार बैच में कब से जुड़ सकते हैं? आज ही जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द क्लासेस आर रनिंग ऑन। 3999। और अगर मुझसे बात करना है ग्रेजुएशन के साथ, आपको मेरे साथ तैयारी करनी ग्रेजुएशन के साथ साथ, 8285894079। लेक्चर्स हो रहे हैं, आप कंप्लेन करें कि कोई दिक्कत अगर आपको आपके ऐप में आ रही है तो। थैंक यू।